Hello guys, very good morning to all of you. Myself Krishna Gattani and we are going to start with our very interesting subject, auditing. This batch will be available for CMA Inter student for December 22 and onwards examination. Okay. First, let me talk about myself. Myself Krishna Gattani and I am practicing in auditing and taxation since 3 years in Washington itself. I am also studying indirect taxation for CMA Inter student and I am really thankful to Miss Nikita ma'am and Pathway Learning Academy to give me such big opportunity. Okay guys, let's start with our subject auditing. फर्स्ट हम देखेंगे कि ऑडिट वर्ड क्या होता है, बट उसको देखने से पहले हम ये चीज समझ लेंगे कि हमारा जो ऑडिटिंग के अंदर मार्क्स का जो प्लानिंग है, मतलब मार्क्स कैसे इंस्टीट्यूट ने हमको बताया है कि कितना मार्क्स कौन से टॉपिक पे आएगा, ये चीज हम लोग अच्छे से देख लेंगे। तो ऑडिटिंग के अंदर फर्स्ट हमको पढ़ना है कंपनी ऑडिट एंड रिमेनिंग पोर्शन, जिसके अंदर रिमेनिंग पार्ट हम देखेंगे, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी लाइक व्हाट इज ऑडिटिंग, देन इंटरनल कंट्रोल क्या होते हैं, ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग बहुत अच्छे से और डिटेल में देखेंगे। सो कंपनी ऑडिट हमको है गाइस 30 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 30 मार्क्स के लिए। और रिमेनिंग पार्ट जो है हमारा 20 मार्क्स के लिए। आपको पता तो होगा ही कि हमारा जो ऑडिट का जो सेक्शन है वो है 50 मार्क्स का। ओके, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो है कंपनी अकाउंट्स का, जो आपको पढ़ाएंगे कौन? अक्षया पंच मैम। ओके, यस। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज ऑडिट। बट ऑडिट देखने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स जो हमको ग्रेजुअली आने वाले हैं उन टर्म्स के बारे में बताऊंगा और वो टर्म्स आपको समझना है। चलो आप मुझको बताओ, मैं आपको कुछ टर्म्स लिखा के देता हूं। एक तो हुआ बच्चों ऑडिट, सेकेंड वन इज इंस्पेक्शन, थर्ड वन इज इन्वेस्टिगेशन, फोर्थ वन इज एग्जामिनेशन एंड फिफ्थ वन इज सर्वे। मुझे ना आप ये वर्ड्स का मीनिंग बताओ। फर्स्ट आप एक काम करो, आपने ये वर्ड तो 100% सुना ही होगा। इंस्पेक्शन क्या होता है गाइस? इंस्पेक्शन कोई बता पाएगा इंस्पेक्शन क्या होता है? अच्छा, ऑडिट और इंस्पेक्शन में क्या डिफरेंस है? हम लोगों ने बहुत बार वर्ड तो सुना है। देखो, ऑडिट वर्ड इज नॉट न्यू फॉर अस। ऑडिट हमने सुना है, हमारे पेरेंट्स, हमारा बिजनेस वगैरह जहां पे भी है तो वो हमेशा कहते रहते हैं अरे ऑडिट की ड्यू डेट है, ऑडिट की ड्यू डेट है, हमको ऑडिट करना है, ऑडिट करवाना है। ये क्या है? ऑडिट क्या है? चलो ये तो हम समझ लेंगे, बट उसके पहले आप मुझे ये बताओ व्हाट इज इंस्पेक्शन। सर इंस्पेक्शन तो हमने सुना है, इंस्पेक्टर्स लोग आते हैं फिर इंस्पेक्ट करते हैं, ये ऐसा होता है सर, हमको पता है इंस्पेक्शन। बट इंस्पेक्शन क्यों होता है और क्या होता है? कंप्लायंस करने के लिए होता है। किसका कंप्लायंस? कंप्लायंस ऑफ ऑब्लिगेशन। मतलब मैं एक बात कह सकता हूं आपको कि आपको इंस्पेक्शन करना है, इसका मीनिंग क्या होगा कि आपको कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कंप्लाई करना है। सर इसका मीनिंग ऐसा होता है क्या? देखो, जैसा कि आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है दया, आपने सुना होगा कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, मतलब वो वहां जाके क्या करते हैं? इंस्पेक्शन। मतलब आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते हैं। ऐसा आपको क्या लगता है? ऐसा आपको प्री कंसीव्ड एक नोशन है, प्री कंसीव्ड नोशन है। मतलब समझ में नहीं आया, एक बार वापस बताओ सर। प्री कंसीव्ड नोशन का मीनिंग क्या होता है? देखो भाई, कभी कभी हमारे दिल में ख्याल आता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया। मतलब नहीं समझा सर। देखो, हमको ऐसे लगता है कि यार ये जो सिस्टम या ये प्रोसेस जो फॉलो हुआ है इसमें कुछ तो ऐसा हुआ है जो अनईजी है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा आपको लगता है। और वो माइंडसेट के साथ जब आप लोग वहां पे कुछ तो इंक्वायरी करना शुरू कर देते हो, कुछ तो डिटेल निकालना शुरू कर देते हो और उसको आप क्या करते हो? उसको आप निकाल के उसके ऊपर वर्क करते हो ना, तो उसको हम कहते हैं इंस्पेक्शन। क्या कहते हैं? इंस्पेक्शन। जहां पे आपके दिमाग में ऐसा कुछ तो है कि जहां पे कुछ तो गड़बड़ है दया, जब ऐसा दिमाग में होता है उसको कहते हैं इंस्पेक्शन। ओके सर, इंस्पेक्शन समझ गया। व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन देन? इन्वेस्टिगेशन में क्या है? ये बात तो देखो, इंस्पेक्शन में ये चीज थी कि कुछ तो गड़बड़ है, और इन्वेस्टिगेशन में तो पक्का पता है गड़बड़ है। डिफरेंस है दो चीजों में। इंस्पेक्शन में डाउट था कि यहां गड़बड़ हो सकता है, थोड़ा ये पोर्शन पे ध्यान दो, और इन्वेस्टिगेशन में तो 100% पता है कि यहां पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और हम वो दिमाग से ही जाते हैं वहां पे कि अब इसमें से कुछ ना कुछ तो निकालूंगा ही मैं। इंस्पेक्शन में क्या था? इंस्पेक्शन में था यार हो सकता है उधर कुछ गड़बड़ है, और यहां तो कंफर्म है कुछ गड़बड़ है, बस अब जाके निकालना है और उसको फाइल पे लेना है, हम कहते हैं ना। तो वो है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मींस क्या? टू प्रूव सर्टन फैक्ट
हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। मतलब क्या बात हुई यहाँ पे स्पेसिफिक फील्ड में जाके हम लोग क्या करते हैं, चेकिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है उसी फील्ड में कुछ तो गड़बड़ हुआ है। समझ में आया दोनों का डिफरेंस? व्हाट इज इंस्पेक्शन, व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन? यस। सो व्हाट इज एग्जामिनेशन? एग्जामिनेशन क्या होगा? देखो, एग्जामिनेशन मतलब यह है कि नॉन हिस्टोरिक डेटा का हम लोग क्या करते हैं पता है क्या? और नॉन हिस्टोरिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का हम चेकिंग करते हैं। नॉन हिस्टोरिक मतलब समझ, सीधी सीधी बात है, फ्यूचर में जो भी हमको कुछ ऐसा लगता है कि फ्यूचर में जो हो रहा है, मतलब नॉन हिस्टोरिक मतलब जो ऑलरेडी हैपन हो गया वो नहीं। ऑडिट क्या है? ऑडिट है हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन का चेकिंग। हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन का चेकिंग। हालांकि एग्जामिनेशन नॉन हिस्टोरिक मतलब जो आगे होने वाला है उसका जब हम चेकिंग करते हैं उसको कहते हैं नॉन हिस्टोरिक वाला चेकिंग, डेटा का चेकिंग। और व्हाट इज सर्वे देन सर? सर्वे क्या होगा? सर्वे हम करते हैं फ्यूचर के लिए। मतलब हमको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ऐसा 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 हो सकता है, तो उसके लिए हम आज चेकिंग करते हैं कि क्या हो सकता है, फिर हम उसको जो कहते हैं ना उसको कहते हैं सर्वे। क्या कहते हैं? सर्वे। फ्यूचर एक्टिविटीज का होता है सर्वे। क्या होता है? सर्वे। देखो अब बात समझो डिफरेंस की। ऑडिट और इंस्पेक्शन में क्या डिफरेंस है? सर ऑडिट के अंदर हमने आपने कहा हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन का चेकिंग होता है, लेकिन यहां पे ना एक प्री कंसीव्ड नोशन नहीं होता। मतलब यहाँ पे आप दिमाग में ये फिट करके नहीं आते हो कि आपको गड़बड़ निकालनी ही है। मतलब यहाँ पे ये चीज नहीं कि कुछ तो गड़बड़ है वाला सीन नहीं है। यहाँ पे सीन क्या है? यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन करना है रिकॉर्ड्स का। क्यों करना है? क्योंकि आपको उस पर कुछ तो ओपिनियन देना है। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं मैं। यहाँ पे आपको क्या करना है? एग्जामिनेशन ही करना है। किसका? पास्ट रिकॉर्ड का। क्योंकि हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन बोला मैंने, मतलब पास्ट रिकॉर्ड्स का आपको क्या करना है? एग्जामिनेशन करना है। लेकिन क्यों करना है सर? ऑडिट मतलब ऑडिट करना क्यों? क्योंकि आपको एक ओपिनियन देना है। क्या ओपिनियन देना है? कि भाई ये जो आपने रिकॉर्ड बनाया है वो सही है या गलत है। ठीक है, उस पे आपको ओपिनियन देना है। इंस्पेक्शन में क्या है? इंस्पेक्शन में ये चीज है कि आपके दिमाग में पहले से ही ऐसा है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, और उस चीज को निकालने के लिए आप स्पेसिफिकली आप क्या कर रहे हो? वहां पे इंस्पेक्शन कर रहे हो। इन्वेस्टिगेशन तो सीधी सीधी बात है, सब कंफर्म है कुछ तो गड़बड़ है, वो निकाल के हम बता देंगे, क्योंकि हम स्पेसिफाइड सेक्टर के अंदर वहां पे जाके इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। बात है एग्जामिनेशन की। एग्जामिनेशन नॉन हिस्टोरिक डेटा का होता है, और सर्वे जो है सर्वे फ्यूचर एक्टिविटीज का होता है। ये बात देखो बच्चों, ये चीज इस तरीके से आपको कोई नहीं बताने वाला। मतलब हर एक पॉइंट को हम समझ रहे हैं। व्हाट इज ऑडिट, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, ये चीजें जब आप समझ लोगे ना कि इसमें 3 लाइन डिफरेंस है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट ये डिफरेंस जब आपको समझ आएगा तब आपको लगेगा कि यस बॉस डन आ रहा है मुझे, है ना। अब इन्होंने बच्चों जब स्टार्ट किया तब इन्होंने हिस्ट्री बताई। मतलब आप अगर देखोगे अपना मॉड्यूल, अपना इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल, तो देखो इन्होंने इवोल्यूशन ऑफ ऑडिटिंग। और एक बात और अच्छी से सुन लो, मैं आपको जितना भी ऑडिट पढ़ाऊंगा मैं कोई अपनी पर्सनल बुक से नहीं पढ़ाने वाला। आपको पूरा ऑडिट में गो थ्रू करवाऊंगा अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट से। उसके साथ साथ मैं आपको हैंड रिटन चार्ट्स दूंगा, अपनी नोट्स दूंगा, बट मैं सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है आपको अपने इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल से पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमारा जो पेपर आता है वो पूरा इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल से ही आता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जिस दिन आपको कॉन्फिडेंस इस लेवल का आ जाएगा कि सर यस हमारा इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल आपने बहुत अच्छे से कवर कर दिया और हमको इंस्टीट्यूट का पूरा मॉड्यूल समझ में आ गया, मैं बोलता हूं बच्चों गारंटी के साथ आप 40+ क्रॉस करोगे ऑडिट में। यस थ्योरेटिकल पेपर है बट आप 40+ क्रॉस करोगे, है ना। चलो, तो इन्होंने बताया इवोल्यूशन ऑफ ऑडिटिंग। देखो इन्होंने ना ये थियोरेटिकली बहुत, मतलब ये ऐसा लेंदी प्रोसेस में आपको दिया है, और आप अगर पढ़ने बैठोगे तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आप सो जाओगे, क्योंकि आप अरे कौन पढ़ेगा इतना लेंदी प्रोसीजर। आप कुछ तो बता दीजिए सर ऐसा वे में कि हम लोगों को वो मतलब इजीली ट्रेस हो जाए। बिल्कुल आपके लिए ही तो बैठे हैं अपन। चलो देखो आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, आपको भी थोड़ी सी मेहनत लेनी है। आप ऐसा कि ऐसा आपके बुक में आपको छापना है मस्त पैकी। सो हिस्ट्री इन्होंने बताया है कैसा। तो सबसे फर्स्ट इनका कहना था कि जो ऑडिट है ये कंसेप्ट 3600 और 3200 बिफोर क्रिस्ट में आया है। मतलब बहुत पहले 3600 to 3200 बिफोर क्रिस्ट में आया है। सेकंड थिंग ये बोल रहे हैं कि एंशियंट टाइम में इजिप्शियंस, ग्रीक और रोमन यूज करते थे किस चीज का? ऑडिट का। किस वे में और कहां पे यूज किया जाता था? तो गवर्नमेंट अकाउंट्स के ऑडिट करने के लिए पहले के जमाने में लोग यूज करते थे। अगर आप एक बात समझो, मैं आपको समझाऊं तो आप समझोगे कि बहुत जमाने पहली बात है। जैसे एक किंग था, वो क्या करता था, वो अपने एम्पायर के अंदर मिनिस्ट्रीज को बांट देता था। जैसे कि जैसे आज होता है गवर्नमेंट अपनी मिनिस्ट्रीज बांट देती है, वैसे
पहले के जमाने में जो राजा लोग थे वो लोग भी क्या करते थे, खुद पूरा काम कर सकते थे क्या? बिल्कुल भी नहीं। वो क्या करते थे, अपने मंत्रियों को अपॉइंट करते थे। वो मंत्री क्या करते थे, वो स्पेसिफिक सेक्टर को संभालते थे। फिर मंत्री ये यहाँ पे समझो ए है, बी है, सी है, डी है, ये मंत्रियों के नाम है। एक संभालते थे कॉमर्स को, एक संभालते थे डिफेंस को, एक संभालते थे फॉरेन मिनिस्ट्री को। क्या संभालते थे बच्चों? फॉरेन मिनिस्ट्री को। मतलब कौन से स्टेट, कौन से कंट्रीज के साथ में हमने कैसे कैसी पॉलिसीज लेना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे क्या करते थे, मिनिस्टर रहते थे, जिसको हम मंत्री बोलते हैं, राजा के मंत्री थे। तो ये मंत्री लोग क्या करते थे, उनको इनका काम बांट दिया था। ये लोग क्या करते थे, इसके ऊपर वर्क करते थे, और फिर उसके बाद में उनका जो रिपोर्ट है वो राजा को देते थे। रिपोर्ट मतलब क्या, कि वो बोलते थे देखो देखो हमने कॉमर्स के अंदर हमारे राज्य के अंदर ऐसा ऐसी प्रोग्रेस की, ऐसा ऐसा हमने काम किया, जैसा अभी मोदी जी लेते हैं अपने मिनिस्टर से, पता है। तो इस तरीके से पहले होता था काम। फिर राजा क्या करता था, राजा सिर्फ सुन के लेता था। राजा क्या करता था, मंत्रियों से सबसे सुन के लेता था। राजा सुन के लेता था। क्यों सुन के लेता था? वो सुन के इसलिए लेता था कि वो उसके ऊपर फिर क्रिटिकली एग्जामाइन करता था कि यार सच में इसने सही किया क्या, फिर इन्होंने ये जो डिसीजन लिया ये गलत लिया क्या। ये राजा सुन के लेता था। सुन के लेना क्या करता था, ऑडियो मींस टू हियर। क्या करता था, सुन के लेता था। तो वो सुन के लेना इसका मतलब है टू हियर, और उसको उस टाइम पे बोलते थे ऑडियो या ऑडायर, मतलब सुन के लेना। और इसी पे से ऑडिट वर्ड आया। क्या आया, इसी पे से ऑडिट वर्ड आया। तो एंशिएंट टाइम में इजिप्शियंस लोग, ग्रीक और रोमन लोग क्या करते थे, गवर्नमेंट ऑडिट करते थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 12th सेंचुरी के अंदर लंदन के अंदर ऑडिट करना स्टार्ट हुआ। किसका, अकाउंट्स ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी ऑफ लंदन। सबसे फर्स्ट उसके बाद कब हुआ, तो 12th सेंचुरी में हुआ। कहां हुआ, लंदन में। किसका ऑडिट हुआ, कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी ऑफ लंदन। उसके बाद हुआ 14th सेंचुरी में। 14th सेंचुरी में क्या हुआ, एक टाइमर ऑफ एथेंस बोल के एक बुक थी जो पब्लिश की गई थी। वो बुक के अंदर ऑडिट के कुछ कंसेप्ट हमको देखने मिले। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा कौन कह रहा है यहाँ पे 14th सेंचुरी में वो बुक कह रही है, कौन सी, टाइमर ऑफ एथेंस। ओके, तो उसके अंदर भी हमको कुछ ऑडिट के पार्ट ऐसे सुनने मिले। हम क्या देख रहे हैं, हिस्ट्री, कि भाई ऑडिट हमको कहां कहां देखने मिला या कहां से शुरू हुआ। देखो ये समझने, या अगर आप पढ़ोगे तो ऐसा बहुत बोरिंग सीन है कि यार ये क्या पढ़ना है, मतलब क्यों पढ़ना है हमको, हो गया ना हिस्ट्री। हम हिस्ट्री के टाइम पे भी हिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़े, क्यों, तो यहाँ पे ऑडिट की हिस्ट्री क्यों पढ़ेंगे, बट पढ़ना है, समझ, ठीक है, एक गो थ्रू रहेगा, दिमाग में रहेगा कि हाँ कहां से कहां तक आए हैं, तो चीजें इजीली हो जाएगी थोड़ी सी पढ़ने में और समझने में भी। तो फिर उसके बाद 12th सेंचुरी के बाद 14th सेंचुरी में एक बुक में भी हमको देखने मिला कि हाँ ऑडिट का कंसेप्ट कहीं तो आया है। फिर उसके बाद 1314 में ऑडिटर इंग्लैंड में अपॉइंट किया गया। किस चीज के लिए, पब्लिक अकाउंट्स को ऑडिट करवाने के लिए। देखो देखो देखो, सबसे पहले कहां आया था, सबसे पहले तो आया था लंदन में और उसके बाद इंग्लैंड में, ठीक। फिर 1494 में लुसा पैसियोली ने इंट्रोड्यूस की डबल एंट्री बुक कीपिंग। क्या इंट्रोड्यूस किया था, डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग पता है ना आपको, जहां पे एक अकाउंटिंग एंट्री के दो इफेक्ट होंगे, समझ में आ रहा है। तो ये चीज कब आई थी, ल्यूसा पैसियोली ने 1494 में इंट्रोड्यूस की, और तभी उन्होंने ये कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया कि ऑडिटिंग इन इस बुक कीपिंग का मतलब डबल एंट्री बुक सिस्टम का ऑडिटिंग किस तरीके से किया जाए। ओके, यस। देन 1870 में हम आए। 1870 में उस टाइम पे क्या हुआ, 1866 में इंग्लैंड एक्सचेकर एंड ऑडिट डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया, और वो एक पार्लियामेंट के थ्रू पास किया गया। क्या, एक्ट पास किया गया। किस चीज के लिए एक्ट पास किया गया, ऑडिट के लिए। एक ऑडिट डिपार्टमेंट बनाया गया। कब, 1866 में। मतलब एक चीज आप समझ लो, ये जो ऑडिट का जो टर्म है, ये मतलब जो अगर हिस्ट्री हम लोग देखें तो ये कहां से आ रहा है, एक तो लंदन और इंग्लैंड से, समझ है आपको। फिर 1866 में ऑडिट डिपार्टमेंट पार्लियामेंट के थ्रू पास करके बनाया गया। फिर 1870 के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट इन फॉर्म ऑफ सोसाइटी वाज फॉर्म, एंड देन ऑनवर्ड दिस सोसाइटी विच इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स इन द फॉर्म ऑफ सोसाइटी को कन्वर्ट कर दिया गया किस चीज के अंदर, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंग्लैंड एंड वेल्स इन 1880 के अंदर। ओके गाइस, ये देखो ये हिस्ट्री में, इसमें समझा ऐसा कुछ भी नहीं सकता, बट यस आपको इस तरीके से अरेंज करके दे सकता हूं कि आपको कहीं दिक्कत ही ना हो। व्हाट इज ऑडिट या हिस्ट्री ऑफ ऑडिट, ठीक। देन क्या, फिर हम बात करते हैं इंडिया की, मेरा देश महान। फिर इंडिया में क्या, इंडिया में कब ऑडिट इंट्रोड्यूस हुआ, फर्स्ट टाइम ऑडिट इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया के अंदर जॉइंट स्टॉक कंपनी जब क्रिएट हुई थी, जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1857 के तहत, तब क्या हुआ था, इंट्रोडक्शन हुआ था एनुअल ऑडिट का। किस चीज का,
एनुअल ऑडिट सर हम लोगों को ये कुछ नहीं समझ रहा क्या रहता है एनुअल ऑडिट। हम बिल्कुल समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी आप सिर्फ हिस्ट्री समझ रहे हैं कि भाई कहाँ आया, कब आया। तो 1857 में इंडिया में आया, क्या आया, ऑडिट आया। वो भी कंपलसरी था कि ऑप्शनल था? बिल्कुल बच्चों ऑप्शनल था, कंपलसरी नहीं था। फर्स्ट टाइम जब आया ना तब ऑप्शनल था। आपको ऑडिट करवाना है तो करवाओ, नहीं करवाना तो मत करवाओ, वहां पे कोई कंपल्शन नहीं था। बट इसके जो बेनिफिट है ना ऑडिट करवाने के, ये सबके लिए है। तो एक्चुअली ऑडिट करवाना चाहिए, ठीक। देन दिस एक्ट इज रिप्लेस्ड बाय इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। ये जो एक्ट हमने बनवाया, कौन सा, जॉइंट स्टॉक कंपनी का एक्ट 1857, उसको रिप्लेस किया गया कब, 1956। मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस एक्ट को अमेंड करने की जरूरत पड़ी और कंपनी ने अपना एक्ट अमेंड किया और लाया इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। और यहां पे इन्होंने ऑडिट को कंपलसरी कर दिया। क्या कर दिया, कंपलसरी कर दिया। ऑडिट यहां पे कंपलसरी हो गया। फिर इनकम टैक्स एक्ट को भी लगा कि यार कंपनीज एक्ट वाले तो बहुत उड़ा मार रहे हैं, हमने भी ऑडिट को कंपलसरी करना चाहिए। फिर इनकम टैक्स एक्ट वालों ने 1961 के अंदर जब एक्ट आया तो उन्होंने टैक्स ऑडिट को कंपलसरी करवाया। टैक्स ऑडिट करवाने की प्रोविजंस वहां पे क्या की, इंट्रोड्यूस की। फिर उसके बाद में वापस से कंपनीज एक्ट को जब क्या किया गया, अमेंड करवाया गया कब, 2013 में रिवाइज करवाया गया। और तब भी ऑडिट की जो प्रोविजंस थी वो वैसी ही रखी गई। इस तरीके से हमारा हिस्ट्री जो है ऑडिट का वो कवर होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको मस्त पैकी कॉपी करेंगे वर्ड टू वर्ड बेसिस पे, क्योंकि ये जो चीज मैं आपको लिखवा के दे रहा हूं, ऐसा अगर आप बुक से पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को ये रिमेंबर होएगा या आपको ध्यान में भी रहेगा। इस तरीके से कहीं तो भी एक लिंकेज हो जाता है कि कैसे हमने हिस्ट्री को समझा, ठीक। देखो निकाल लो, एक काम करो अभी आप स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर उसके बाद में आप लिख लेना अच्छे से आराम से, ओके। निकाल लिया स्क्रीनशॉट, यस। नीचे 14th सेंचुरी, देन 1494 से लेके तो ओके, ये फिर हिस्ट्री की बात इंडिया में, और यहाँ पे अपना कवर हो गया हिस्ट्री, ओके। तो चलो अब हम हमारे ऑडिट वर्ड पे आते हैं, फिर से मस्त समझेंगे ऑडिट। ऑडिट क्या होता है, ऑडिटिंग क्या होता है, समझ में आएंगे। सो ऑडिट मतलब मैंने आपको बोला, जब ऊपर मैंने बताया कि किंग क्या करता है, अपने जितने भी क्या है मंत्रीगण है, क्या है मंत्री है, उनका क्या करता है, सुन के लेता है। तो हियर क्या करता है, सुन के लेता है। तो एक है यहाँ, दो है, ऐसे ये सभी मंत्रियों का सुन के लेता है। तो पुराने जमाने में जो सुन के लेता था ना ये किंग, उसको बोलते थे ऑडिट। समझो मेरी बात, किंग जो सब सुन के लेता था ना उसी को ऑडिट बोलते थे। बट आज अगर हम लोग देखें ना तो ऑडिट एक बहुत बड़ा कंसेप्ट बन चुका है। सिर्फ सुन के लेना ही काफी नहीं है, उसके ऊपर क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना, उसके ऊपर ओपिनियन देना, ये सारी चीजें हमने ऑडिट में कवर की है। तो ये पहले की बात हो गई थी कि ऑडिट सिर्फ सुन के लेना ऐसा होता है। फिर अब हम लोग आएंगे हमारे डेफिनेशन पे, व्हाट इज ऑडिट, और इसको समझेंगे बहुत ही अच्छे से, ओके। चलो ऑडिट, नाउ डेफिनेशन ऑफ। बट एक बात बोलना चाहता हूं आपको, डेफिनेशन ऑफ ऑडिट लेने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। देखो ऑडिट जो होता है वो किसका होता है, किसका होता है ऑडिट। हमने बोला ना कंपनी का होता है, इंडिविजुअल का होता है, एचयूएफ का होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी का होता है, कॉर्पोरेशन का होता है, सबका ऑडिट होता है। ऑडिट होता है का मीनिंग तो समझ गए भाई, ठीक है आप एग्जामिनेशन करें। बट कंपनी का ऑडिट होना इसका मतलब क्या, कंपनी का ऑडिट होना इसका मतलब है कि कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्या है बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, हम उसका ऑडिट करवाएंगे। क्या करवाएंगे, ऑडिट करवाएंगे। सो व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फर्स्ट हम यहां से स्टार्ट करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या, क्योंकि हम लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए। हम बहुत बार बोलते हैं हमको हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवाने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवाने हैं, बट क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आते हैं 5 थिंग। क्या 5 थिंग, फर्स्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस। क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस। फिर आता है बैलेंस शीट। और मैं ये समझता हूं आप जब इंटर में आ चुके हो तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस पता है, आपको बैलेंस शीट पता है, ठीक। हाँ, फिर आते हैं एक्सप्लेनेटरी नोट्स। उसके बाद आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद में आता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। क्या, देखो प्रॉफिट एंड लॉस हमको पता है,
हम बोल रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ऑडिट किया जाएगा, ठीक। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या, उसमें आएगा फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस तो हम सबको पता है क्या होता है, किस चीज के लिए निकालते हैं, हम नेट प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस बनवाते हैं। फिर बैलेंस शीट बनाती है, बैलेंस शीट बनने के बाद एक्सप्लेनेटरी नोट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारे सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, नोट्स टू अकाउंट। सर ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, बिल्कुल। एक्सप्लेनेटरी नोट्स मतलब नोट टू द अकाउंट्स, ये भी क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। ये भी हम लोगों को पता है, हाँ सर पता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा शायद एफएम में, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसके अंदर हमारा कैश कहाँ कितना जाता है और क्या करते हैं इसके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है, तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, ये भी हमारा आ गया। अब रही बात स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये क्या नया टर्म है सर, ये तो हम लोगों ने कभी नहीं सुना। तो अब देखो ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी अगर एक सिंपल वे में मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर देखो, इक्विटी तो पता है सबको, कंफर्म, यस। इक्विटी जैसे इसमें है ओपनिंग इक्विटी, इसके अंदर कुछ एडिशंस हुए ड्यूरिंग द ईयर, उसके बाद कुछ डिलीशंस हुए और क्लोजिंग बैलेंस। इस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं पता है, इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ओपनिंग इक्विटी तो चलो हमको पता है कि जो लास्ट ईयर में हमारा क्लोजिंग था, ये साल का ओपनिंग इक्विटी रहेगा। एडिशन हम बोलते हैं फर्दर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, फर्दर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, एडिशंस। डिलीशन बायबैक ऑफ शेयर कैपिटल, हाँ सर पता है, बायबैक पता है, हमने सुना है बायबैक। सो बायबैक ऑफ शेयर कैपिटल, डिलीशन और क्लोजिंग बैलेंस, मतलब ये तीनों की एडजस्टमेंट करने के बाद में, मतलब ओपनिंग प्लस एडिशन लेस डिलीशन और जो भी बचेगा वो क्लोजिंग बैलेंस। ये जो स्टेटमेंट बनेगा, ये जो स्टेटमेंट बनेगा, ये भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ क्या है पता है, क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। समझ में आया, मतलब हम लोगों को ये बात यहां समझाई गई है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब ऑडिट हम बात करते हैं तो उसमें क्या क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, एक्सप्लेनेटरी नोट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फिफ्थ वन इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। डन सर, समझ आया। चल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने समझ लिया। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हमें क्या जरूरत पड़ी, अरे भाई हम बोल रहे हैं कि जो एग्जामिनेशन आपको करना है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का करना है। किसको करना है, जो भी ऑडिटर होगा उसको करना है। चलो ये बात समझ में आई। अब मेरे को एक बात बताओ, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने बनाया, क्या बनाया हमने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, फाइनेंशियल, इसके यूजर्स कौन है, कौन इसका यूज करता है, क्यों बनाए जाते हैं यार बताओ मेरे को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाए जाते हैं, किस पर्पज के लिए बनाए जाते हैं और किन लोगों के लिए बनाए जाते हैं, किस किस के लिए बनाए जाते हैं। तो देखो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं, ये बनाते हैं कस्टमर के लिए, लेंडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, ओनर्स के लिए, उसके बाद किसके लिए बना जाते हैं, सप्लायर के लिए, ठीक है। मिनिमम इतने लोगों के लिए, मतलब कस्टमर, लेंडर्स, इन्वेस्टर्स, ओनर्स, सप्लायर, उसके बाद में एम्प्लॉइज के लिए, इन सब लोगों के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। आप बोलोगे कस्टमर के लिए हम क्यों बनाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाँ कस्टमर को क्या लेना देना है रे मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, उनको क्या करना पड़ता, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊं ना बनाऊं उसको क्या, क्वेश्चन तो अराइज हो गया कि कस्टमर को क्या नीड पड़ गई भाई हमारे मतलब ऐसा कभी होता है क्या कि आपको कोई टूथपेस्ट लेने जाना है कोई शॉप के अंदर, ए चलो सर आपका पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ फिर ही हम आपसे टूथपेस्ट लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, ऐसा होता है कि बिल्कुल नहीं होता। फिर सर आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि यूजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, कस्टमर भी, बताओ सोचो सोचो, क्वेश्चन अराइज होना चाहिए दिमाग में। देखो बहुत बार ऐसा होता है सर्विस सेक्टर में, तो भी अगर ऐसा आप देखोगे तो कभी कभी जैसा हम किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, किसको देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, हम कस्टमर है, हमको क्या चाहिए, हमको ऐसा समझ के चलो कोई सर्विस चाहिए, जैसे आईटी रिलेटेड मेरे को सर्विस चाहिए, बराबर है। तो ये सर्विस जब मेरे को चाहिए तो हम क्या करते हैं पता है, हम किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भाई आप लोग हमको इतना पूरे के पूरे ड्यूरिंग द ईयर हमको इतनी सर्विस आपको देनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, जब किसी के साथ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो हम लोग एक्चुअल में देखते हैं कि उनकी कैपेबिलिटी है क्या, उनकी कैपेसिटी है क्या, जो गुड्स हमको चाहिए या जो सर्विस हमको चाहिए ड्यूरिंग द ईयर वो फाइनेंशियली स्टेबल है क्या कि वो हमको इतना सब कुछ प्रोवाइड कर सके। तो ये कस्टमर्स भी यूजर्स हो गए ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन देख के उनको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। तो यस कस्टमर्स भी हो गए, क्या हो गए, यूजर्स हो गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। चलो बढ़िया। फिर सप्लायर, सप्लायर क्या,
मतलब सप्लायर भी हो, देखो सिंपल सी चीज है, सप्लायर क्यों यूजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के? क्योंकि जब कभी कोई, जैसे मेरे को किसी से गुड्स लेना है, बराबर है, गुड्स लेना है किस चीज के लिए? मैन्युफैक्चर करके आगे सेल करने के लिए, तो मेरी रीपेइंग कैपेबिलिटी है या नहीं है, ये भी तो सप्लायर देखेगा ना। क्योंकि मैं जब बोल रहा हूं यहाँ पे, जब कस्टमर देखता है तो सप्लायर भी तो देखेगा कि क्या आप हमारे पैसे पे कर सकते हो। आप तो लेके चले गए, चलो हमसे गुड्स लेके गए, आप उसके ऊपर प्रोसेस कर रहे हो सेल करने के लिए, लेकिन आपका सेल हुआ ही नहीं। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा है कि आपका आगे कोई फ्यूचर में कोई, मतलब आपका कोई फ्यूचर ही नहीं है गुड्स का, तो क्या मैं आपको सप्लाई करूं? बिल्कुल नहीं करूंगा। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई कि सप्लायर भी यूजर है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। यस, बहुत अच्छी से समझा। लेंडर्स, जिनसे हम पैसे लेते हैं लोन के स्वरूप में, तो भी तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी रीपेइंग, उनको भी वो डर है कि क्या ये हमारे पैसे डुबा दिया तो बिल्कुल लेंडर्स भी यूजर्स हो गए। उसके बाद इन्वेस्टर्स, कोई अगर इन्वेस्ट करना चाहता है हमारे कंपनी में तो क्यों करेगा? वो पहले देखेंगे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे है, स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। फिर बात आई एम्प्लॉइज की, अरे ये तो भूत हो गई। एम्प्लॉइज क्यों देखेंगे? मतलब हमारे यहाँ काम करने वाले कुछ लोग हैं, वो आएंगे, देखो मैं सर आपके पास में जॉब करने के लिए तैयार हूं। मतलब ऐसा समझो हम इंटर्नशिप करने जा रहे हैं कोई सीएमए वाले, कोई कॉस्ट अकाउंटेंट के पास में, और हम उनको बोल रहे हैं कि सर आपके पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको दिखाओ, अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग दिखता है तो ही हम आपके पास में इंटर्नशिप करेंगे, वरना नहीं करने वाले। हाँ, ऐसा कर सकते हो क्या आप? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो फिर एम्प्लॉय कैसे हो गए यार यूजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के? सोचो ना। तो एम्प्लॉय क्यों होंगे बताता हूं मैं आपको। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी ना सैलरी तो देती है, वेजेस तो देती है, उसके बाद बोनस भी देती है। क्या देती है? बोनस भी देती है। बोनस किसको दिया जाता है? एम्प्लॉइज को, अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो। लेकिन बोनस किस बेस पे दिया जाता है? जिस बेस पे कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है। मतलब जितना अच्छा कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है उतना अच्छा एम्प्लॉइज को बोनस दिया जाता है। ये तो एक माइंडसेट एम्प्लॉय के दिमाग में था। फिर जब मेरे को ना 3 कंपनी का ऑप्शन था, ए, बी और सी का, तो फिर मैंने देखना शुरू किया। मतलब यार कंपनी ए का लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था, फिर बी का कितना था और सी का कितना था, मैंने देख लिया। फिर मेरे को ऐसा समझ में आया यार ए जो है ना कंपनी, ये अच्छा प्रॉफिट कमाती है और अपने एम्प्लॉइज को बोनस भी अच्छा देती है, तो फिर मैं कौन सी कंपनी सिलेक्ट करूंगा? कंपनी ए। तो यस, ये चीज तो अब क्लियर हो गई कि यस यूजर्स, एम्प्लॉइज भी तो हो गए ना, वो भी तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे के आपके पास आ सकते हैं काम करने के लिए। और रही बात ओनर्स की, तो 100% सही बात है, ओनर्स को तो ऑडिट करवाना ही है। क्यों करवाना है? ओनर क्यों यूजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? अरे भाई हमारे लिए ही तो बनाया जा रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि हम प्रॉफिट कमा रहे हैं नहीं कमा रहे। ओनर की बात आप समझेंगे तो आप ये बहुत अच्छे से समझ पाओगे जब हम बात करते हैं कंपनी की। आपको ये बात तो पता है कि कंपनी में ओनर, कंपनी अलग होती है और ओनर अलग होते हैं, ये बात तो पता है आपको, ठीक है? कंपनी इज सेपरेट लीगल एंटिटी और मेंबर्स उसके सेपरेट है, बराबर है। तो उसके अंदर हमको ये पता है कि जो ओनर है, ओनर कौन रहता है? स्टेक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स बोल सकते हैं उनको, ठीक है? शेयर होल्डर्स कंपनी में ओन करते हैं, क्या करते हैं? अपने शेयर्स ओन करते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, मैनेजमेंट कौन है कंपनी का? मैनेजमेंट कौन संभालता है कंपनी का? आपको क्या लगता है कौन मैनेजमेंट संभालता है? बिल्कुल सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संभालते हैं। हम लोगों ने कंपनी लॉ तो पढ़ा है, हमको पता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी संभालते हैं। तो बताओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब कंपनी संभालते हैं तो अकाउंट्स प्रिपेयर करने का काम किसका हुआ? सर मैनेजमेंट का, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। और शेयर होल्डर खुद आके अकाउंट संभालते क्या? नहीं। तो शेयर होल्डर को भी तो पता होना चाहिए ना कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है हमारे कंपनी की। तो ओनर्स भी हमारे क्या हो गए? यूजर्स हो गए। किसके? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। क्लियर है बॉस? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो हमने ये देखा कि फर्स्ट थिंग हमने समझी व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीजें आई। फिर हमने समझा यूजर्स कौन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, क्योंकि देखो ऑडिट जो करवाना है ये यूजर्स के लिए करवाना है कि भाई ये जो यूजर्स है इनको एक्चुअल में पता चले कि जो अकाउंटिंग हुई है ड्यूरिंग द ईयर वो सही मायने में सही तरीके से हुई है या नहीं। समझ में आया? यस। अब मेरे को एक बात बताओ, तो ऑडिट जो टर्म हमने बोला, ऑडिट क्या था? ऑडिट ये बोल रहे थे कि एग्जामिनेशन करो, किसका? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला ना तो ऐसा क्लिक हो जाना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आती, उसमें 5 चीजें आती है, 5 चीजें। तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते हैं। ऑडिट किस पर्पज के लिए करना है भाई? एक बात बताता हूं मैं आपको। सबसे पहली चीज, जैसा कि ए लिमिटेड है, ठीक है, इसके अंदर मैनेजमेंट है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, मैनेजमेंट कौन संभालता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्योंकि शेयर होल्डर इतने फ्री नहीं है तो वो क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं मैनेजमेंट को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, कि वो अच्छी से पूरा मैनेजमेंट संभाले। इसमें से कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं? अकाउंट्स का सेक्शन संभालते, अकाउंट्स का सेक्शन संभालते। ये लोग क्या करते हैं? प्रॉपर अकाउंटिंग करते हैं। अच्छा, अकाउंटिंग करते हैं तो इसके अंदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है
ये कंसिस्टेंटली फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे, ये अकाउंटिंग प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही, ये करने का काम किसका है। देखो सिंपल क्लियर समझ लो पहले मेरी बात, अकाउंट और ऑडिट दोनों अलग अलग है। अकाउंटिंग क्या है, जहां पे आपको प्रॉपर डे टू डे बेसिस पे जो भी ट्रांजैक्शन है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। फिर वो सेल हो, परचेस हो, बैंक से कोई ट्रांजैक्शन हो, कोई भी ट्रांजैक्शन होने दो, वो आपको क्या करना है, डे टू डे बेसिस पे क्या करना है, मेंटेन करना है। ठीक है, उसका ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करके रखना है, इसको बोलते हैं अपन अकाउंटिंग। ठीक, अकाउंटिंग करने का काम है मैनेजमेंट का। ठीक, अब मैनेजमेंट ने तो अकाउंटिंग कर ली, मेरे को एक बात बताओ, मैनेजमेंट खुद ही अपना ही ऑडिट करवाए, मतलब सिंपल चीज समझो, ऑडिट मतलब क्या था कि भाई एग्जामिनेशन करवाए अपने अकाउंट्स का। ऐसा क्यों करवा दी होगी, मतलब मैं खुद अकाउंटिंग करा, मैंने बहुत अच्छे से अकाउंटिंग की, फिर मैं खुद के अकाउंट्स ही क्यों ऑडिट करवाऊं, क्यों उसका एग्जामिनेशन करवाऊं, वो भी किसी थर्ड पर्सन से, क्यों, क्या रीजन, क्या जरूरत क्या आ गई मेरे को। तो इसका कुछ तो रीजन है ना कि हम ऑडिट करवा रहे हमारे अकाउंटिंग का। तो इसका रीजन ये है, जैसा आपको पता होगा मैनेजमेंट का काम क्या है, मैनेजमेंट का काम सिर्फ अकाउंटिंग करना नहीं है, मैनेजमेंट का काम अकाउंटिंग होने के बाद बजट बनाना है। आपने सुना बजट वर्ड, यस हमने सुना है, बजट बनाना है। बजट किस चीज के लिए, कि भाई फ्यूचर में हम लोग इतना 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 सेल ऐसा ऐसा करेंगे, फ्यूचर में हम लोग, अभी हमारी पोजीशन ये है तो फ्यूचर में हम ऐसा काम करेंगे। तो ये बजट बनाने के लिए जो हमने अकाउंट बनाए हैं वो सही है या गलत है, वो अकाउंट्स हमने बनाए हैं वो सही है या गलत है, इस चीज के ऊपर कमेंट करने के लिए कोई तो होना। तो ये चीज पे कमेंट करने के लिए हम अपॉइंट करते किसको, ऑडिटर को। बहुत क्लियर मैं बता रहा हूं, ऑडिट ऐसा तो कोई नहीं पढ़ाने वाला अपने को, और मैं आपको इस चीज से पढ़ा रहा हूं कि आपको प्यार हो जाएगा रे ऑडिट से। हाँ, तो फिर ऑडिट हमको क्यों करना है, क्योंकि हमको ये देखना है कि हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं। क्या 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 बोलिए सर वापिस, आप बोलो वापिस से, ट्रू एंड फेयर है कि नहीं। ट्रू एंड फेयर एक क्या होता है, एक होता है ट्रू एंड करेक्ट और एक है ट्रू एंड फेयर। दोनों वर्ड सुन के ऐसा कोई डिफरेंस मालूम होता है हमको, ट्रू एंड फेयर, ट्रू एंड करेक्ट। देखो यहां पे ना एक चीज अगर हम देखें तो हमको ऐसा लगता है ट्रू एंड करेक्ट मतलब 100% एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी मतलब 100% का अश्योरेंस, मतलब 100% अश्योरेंस। सर अश्योरेंस मतलब नहीं, अश्योरेंस हम बोल सकते हैं कंफर्ट, मतलब हम 100% यहां पे बोलते हैं कि भाई ये तो सही है, इसमें कुछ गलत हो ही नहीं सकता। मतलब ऐसा समझो कि भाई मेरे पास में रिकॉर्ड आया हुआ पूरे ईयर का, उसके अंदर हमको एक्सपेंसेस चेक करने थे। अगर मैंने वो एक्सपेंसेस 1-to-1 बेसिस पे पूरे के पूरे साल के सारे चेक करे, एक भी नहीं छोड़ा, तो मैं क्या बोल सकता कि भाई ये जो एक्सपेंसेस इन्होंने राइट डाउन किए हैं, इन्होंने रिकॉर्ड किए हैं, ये ट्रू एंड करेक्ट है। कैसे है, ट्रू एंड करेक्ट है। क्या बोल सकता हूं मैं, ट्रू एंड करेक्ट है, क्योंकि मैंने 100% चेक किया। यहां पे मेरे को तो भी पता है 100% एक्यूरेसी है, तो 100% का कंफर्ट आ गया, 100% का अश्योरेंस आ गया। गॉट इट, यस। लेकिन जब बात आती है ट्रू एंड फेयर की, तो हम क्या करते हैं, सैंपलिंग करते हैं। क्या करते हैं, सैंपलिंग। सैंपलिंग मतलब क्या, आपने मैथ में पढ़ा होगा सैंपलिंग टेक्निक्स, है ना। सैंपल मतलब क्या, कि मैं क्या करता हूं, एक्सपेंसेस के अंदर एक कुछ तो रैंडमली सैंपल्स निकालता हूं, या तो कुछ एक साइंटिफिक वे में मैं सैंपल निकालता हूं। आपको ये बात तो पता है कि सैंपल जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे के पूरे स्टॉक को, बराबर है। तो हमने जो सैंपल निकाला, अगर वो सैंपल के बेसिस पे मैं एक रीजनेबल ही बोल पा रहा हूं कि यार मैंने देखो 1000 यहाँ पे क्या थे, 1000 एक्सपेंसेस हुए थे, उसके अंदर से सर मैंने ना 150 चेक किए रैंडमली, और मैं बताता हूं वो 150 ऐसे सही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैं ये बोल पाता हूं क्या कि सर 100% 1000 में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं बोल पाता। तो मैं यहां क्या बोलता हूं कि सर मैंने देखो जितना देखा है, मैंने जितना समझा है, मैंने जो चेक किए हैं उसपे से मैं आपको बता सकता हूं कि यहां पे गलती नहीं है, यहां पे गलती होने के चांसेस कम है। क्या बोल रहा हूं मैं, यहां पे गलती होने के चांसेस कम है। तो यहां पे मैं कौन सा अश्योरेंस देता हूं, रीजनेबल अश्योरेंस देता हूं। मतलब 100% एक्यूरेसी है क्या, बिल्कुल नहीं। हम 100% एक्यूरेसी नहीं देते, बट रीजनेबल एक एक्यूरेसी दे देते कि हाँ सर ये ऐसा ऐसा हो सकता है, मतलब रीजनेबल अश्योरेंस देते। ऑडिट में एक बात हमेशा याद रखना, हम लोग रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं, ना कि एब्सोल्यूट अश्योरेंस, ना कि नो एब्सोल्यूट अश्योरेंस। समझ आया, कौन सा अश्योरेंस दे रहे हैं हम, रीजनेबल अश्योरेंस। हम बात कहां से निकली थी और कहां पे आ गई, सुनो।
तो हम बोल रहे थे कि अकाउंटिंग तो मैनेजमेंट ने कर दिया, फिर हमको क्या करना है, हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इन्होंने बनाया है, किसने बनाया है, मैनेजमेंट ने बनाया है। हमारा काम है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना? बिल्कुल भी नहीं, ऑडिटर का काम बिल्कुल नहीं है। ओके, तो इनको क्या करना है, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्होंने बताया इसके ऊपर ओपिनियन देना है। कैसा ओपिनियन देना है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे है, ट्रू एंड फेयर है, ट्रू एंड फेयर है। अब समझ आया ट्रू एंड फेयर? ट्रू एंड फेयर मतलब हम रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हैं कि हमको ऐसा लगता है कि हमने ये चेकिंग किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने चेक किया ये कैसे है, ट्रू एंड फेयर, ये रीजनेबली करेक्ट है, इसमें ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमको नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ है। क्लियर है बॉस? चलो, तो अब बात हम समझेंगे सबसे मेन, अब ऑडिटर का काम क्या है, ऑडिटर की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, और ये ऑडिटर की डेफिनेशन हमको मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको एग्जाम में आने वाली है, और हमको लर्न करनी मिनिमम 1 to 2 डेफिनेशन। क्यों लर्न करनी है सर? क्योंकि हमको ये पता भी हो जाएगा। और मैं एक बात बताऊंगा आपको ये लर्न करना है, इट मींस मैं आपको ऐसे ही याद करवा दूंगा, इस तरीके से लिखवा दूंगा कि आप बोलोगे भाई क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यस। तो अब हमारा डेफिनेशंस ऑफ ऑडिट जो है हम लोग पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा, हमने इसके अंदर ये देखा कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, ऑडिटिंग का मीनिंग क्या है, एक हिस्ट्री क्या थी ऑडिटिंग की, और अब देखेंगे, और हमने देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, यूजर्स कौन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, क्यों हम ऑडिट करवाना चाहते हैं, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ऑडिट एंड एवरीथिंग। ओके, यस गाइस, बाय करो बच्चों, बाय।